सुबह का समय था, लेकिन संग जिन्वू अब तक गहरी नींद में था। तभी उसका फोन बजा और दूसरी तरफ थी उसकी छोटी बहन जीना। गुस्से में वो कहती है, भैया, अभी तक सो रहे हो? दोपहर हो गई है और सबसे जरूरी बात, तुम्हें आज मेरे टीचर से मिलने जाना था, याद है? जिन्वू एकदम से उठ बैठता है और बिना वक्त गवाए स्कूल की ओर दौड़ पड़ता है। जब वो स्कूल पहुंचता है तो जीना हैरान रह जाती है। उसका पहले जैसा कमजोर डरपोक भाई अब बिल्कुल बदल चुका था। लंबा, मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर। उसकी ताकत और पावर दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। टीचर से मुलाकात के दौरान जिन्वू को यह भरोसा दिया जाता है कि जीना मेडिकल स्कूल के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन तभी टीचर एक अनोखी रिक्वेस्ट करती हैं। जीना की एक दोस्त है, हान स्योंगी। वो स्कूल छोड़कर एक ई रैंक हंटर के तौर पर काम कर रही है। टीचर चाहती है कि जिनवू, जो खुद भी एक समय ई रैंक हंटर था, स्योंगी से बात करे। पता चलता है कि स्योंगी और जिनवू पहले भी एक साथ रेड में काम कर चुके थे। जिनवू उससे मिलता है लेकिन उसे डांटने या रोकने नहीं आया था। वो बस उसे कुछ दिखाना चाहता था। उधर जापान में एक और कहानी चल रही है। खतरनाक और गुस्सैल एस रैंक हंटर हांग डोंग सू जापान पहुंचता है अपने भाई हांग डोंग सुक की मौत का बदला लेने के लिए, और उसके निशाने पर है जिनवू और जिन्हो। एयरपोर्ट पर हंटर एसोसिएशन के वू जिनचुल उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन डोंगसू अपने इरादों से पीछे हटने वाला नहीं। वहीं दूसरी तरफ चो जोइंग एसोसिएशन के हेड गोही को जेजू आइलैंड के खतरनाक और बदलते मॉन्स्टर के बारे में जानकारी देता है। शाम को जिन्वू और स्योंगी एक सी रैंक गेट की रेड में हिस्सा लेते हैं। ये रेड स्योंगी के लिए एक ट्रेनिंग का मौका है, और आन और यान ने उन्हें इस टीम में शामिल करवाने के लिए काफ़ी प्रयास किए हैं। टीम का लीडर ए रैंक हंटर किम चुल दो ई रैंक हंटर्स को देखकर नाराज हो जाता है, लेकिन जिनवू को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका मकसद है स्योंगी को दिखाना कि एक लो रैंक हंटर का जीवन कितना खतरनाक होता है। जैसे ही टीम गेट के अंदर जाती है, कुछ गड़बड़ महसूस होती है। पीछे का गेट लाल हो जाता है और एक चमक के साथ गायब हो जाता है। वो सब एक बर्फीले जंगल में फंस चुके होते हैं। जिन्वू बताता है, रेड गेट्स का मतलब होता है एक ऐसा डंजन जहां से तब तक बाहर नहीं निकला जा सकता जब तक बॉस को हराया ना जाए, और कोई अंदर मदद के लिए भी नहीं आ सकता है। अचानक एक हंटर पर आइस एरो हमला करता है और जिन्वू एक और एरो को पकड़कर स्योंगी को बचा लेता है। दुश्मन से जो होते हैं आइस एल्व्स। टीम खतरे में है। टीम का क्रूर लीडर चुल कमजोर हंटर्स को वहीं छोड़कर बॉस को मारने निकल जाता है, जैसे उनके मरने की परवाह ही ना हो उसे। बी रैंक हंटर पार्क्यून समझदारी दिखाते हुए पीछे रह जाती है। उसने जिन्वू की स्किल्स देख ली थी। बाकी टीम आगे बढ़ जाती, लेकिन उन्हें जल्द ही भयंकर आइस बियर्स का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर जिन्वू और बाकी हंटर्स कुछ राहत महसूस करते, क्योंकि आइस बियर के निशान का मतलब है कि आसपास आइसल्स नहीं है। जिन्वू ठंड में सबके लिए गर्म कपड़े और जरूरी सामान समन करता है, जो कि एक हाई रैंक स्किल थी। सब हैरान रह जाते, लेकिन जिन्वू बस एक ही बात कहता है, बस मुझसे सवाल मत पूछना। सीन चेंज होता है। रेड गेट के बाहर एस रैंक हंटर बक बेक युन हो मदद के लिए पहुंचता है। आन उसे जिन्हू के बारे में बताता है और उम्मीद करता है कि वो अंदर फंसे हंटर्स की जान बचा सके। तभी पीछे से डोंगसू और उसके साथी एक कार में आते हैं, जिन्हू को ढूंढते हुए। डोंगसू चिढ़ जाता है, रेड गेट उसे मुझसे पहले ही मार देगा। उसका साथी हंसता है, इस ई रैंक हंटर के लिए तो ये अच्छी किस्मत है। सिन वापस अंदर रेड गेट के जाता है। जिन्हों अकेले आइस बियर्स के पूरे झुंड को अपने हाथों से खत्म कर देता है। वो नोट करता है रेड गेट में एक्सपीरियंस रिवार्ड काफ़ी ज़्यादा मिलता है। टीम कैंप लगाती है, बाकी लोग आराम करते हैं, लेकिन जिन्हू बाहर निकलता है एक्सरसाइज के बहाने। वो आइस बियर्स के डेन तक पहुंचता है और अपनी सैडो आर्मी को बुलाता है। अंधेरे से निकलते हैं उसके वफादार सैनिक, और साथ में आता है इग्रिस द रेड। जिन्हों देखता है आइस बियर्स और उसकी आर्मी के बीच भीषण जंग छिड़ जाती है, लेकिन ये आर्मी उसका माना पॉइंट तेजी से खत्म कर रही है। तभी आइस बियर्स का लीडर एक जोरदार दहाड़ के साथ सामने आता है और उसकी आर्मी को तबाह कर देता है। अब बारी है इग्रिस की। सिर्फ कुछ ही वार में इग्रिस अपनी ताकतवर तलवार से उस विशालकाय आइस बियर को चीर डालता है। जिन्वू खुद हैरान रह जाता है। संग जिन्वू अपने सामने घुटनों पर झुके इग्रिस को देखकर सोचता है, शायद मैं अब भी इससे कमजोर हूँ। दूसरी तरफ बर्फीले जंगल में चुल बुरी तरह थका हुआ सांसें उखड़ रही हैं। उसके सामने खड़े हैं क्रूर आइस एल्व्स, जिनकी आंखों में शैतानी चमक है, और उसके साथियों की लाशें चारों ओर बर्फ में पड़ी हैं।
ए रैंक हंटर चुल चीखता है और डर के मारे भाग जाता है। आइस एल्व्स का लीडर अपनी चमकती आंखों से उसे घूरता रह जाता है। सीन चेंज होता है रेड गेट के अंदर। जिनवू ने सारे आइस बियर्स को खत्म कर दिया और अब वो अपनी शक्ति से उन मरे हुए भालुओं को भी शैडो सोल्जर्स में बदल रहा है, अपनी अजय सेना के लिए। सीन चेंज होता है गेट के बाहर। 3 घंटे बीत चुके हैं और बाहर खड़ा होंग डोंग सू गुस्से में उबल रहा है। वो जिनवू को खुद मारना चाहता है। उसे शक है कि जिनवू को कोई रिश्ता है मैनेजर आन से। डोंगसू अपना आपा खो देता और आन पर हमला करता है, लेकिन तभी बैक युन हो आकर बीच में कूद पड़ता है। दो एस रैंक हंटर के बीच जबरदस्त भिड़ंत होती है। उनकी ताकत से जमीन हिलने लगती है। सीन चेंज होता है रेड गेट के अंदर। ए रैंक हंटर चुल अब पागलों की तरह बर्फ में अकेला घूम रहा है। उसे मरे हुए आइस बियर्स दिखते हैं और वो डर के मारे भाग जाता है। सोचता है कि उन्हें एल्फ्स ने मारा है। वो जिनचुल आखिरकार युनहो और डोंगसू की लड़ाई को रोकता है। वो डोंगसू को बताता है कि उसने खुद जिनवू की रैंक चेक की है, वो सिर्फ एक ई रैंक है। लेकिन डोंगसू को रैंक से कोई मतलब नहीं, उसे तो बस खून बहाना है। वो वहां से चला जाता है। सीन चेंज होता है रेड गेट के अंदर बर्फीला जंगल। कुछ लो रैंक हंटर्स कैंप में बैठकर खाना खा रहे होते, तभी चुल वहां पहुंचता है गुस्से में। वो उन्हें अपने दोस्तों की मौत का जिम्मेदार ठहराता है और तलवार निकाल लेता है, लेकिन तभी अचानक जिनवू वहां आ जाता है और एक झटके में चुल को बेहोश कर देता है। असल में जिनवू की नज़र चुल पर नहीं थी, उसकी नज़र थी उस अदृश्य बर्फ पर जो उसका पीछा कर रही थी। एंट्री होती है आइस एल्फ के लीडर बारका की। आइस एल्फ लीडर बारका सामने आता है और जिनवू का मजाक उड़ाता है। तभी जिनवू जवाब देता है उसी की भाषा में। सब हैरान रह जाते हैं, खुद जिनवू भी। एक आइस एल्फ उस पर हमला करता है, लेकिन जिनवू उसे एक झटके में खत्म कर देता है। ये देख बारका और ज्यादा दिलचस्पी लेता है। वो कहता है हर मॉन्स्टर को एक आवाज सुनाई देती है, इंसानों को मारने की आवाज, लेकिन जब बात जिनवू की आती है तो वो आवाज खामोश हो जाती है। जिनवू सोच में पड़ जाता है, क्या ये सिस्टम से जुड़ा हुआ है? बारका एक डील ऑफर करता है, तुमको छोड़ दूंगा अगर तुम मुझे उन पीछे वाले हंटर्स को सौंप दो। लेकिन जिन्वू इनकार कर देता है और बुलाता है अपनी शैडो आर्मी को। लड़ाई शुरू होती है, बाकी हंटर्स छिप जाते हैं। जिन्वू जानता है कि उसकी शैडो ताकतवर है, लेकिन बारका को हराने के लिए और भी ज्यादा ताकत की जरूरत होगी। जिन्वू और बारका आमने सामने भिड़ते हैं। इसी बीच किमचुल होश में आ जाता है और जिन्वू पर हमला करता है, लेकिन इग्रिस उसे मार देता है। जिन्वू चुल को भी शैडो सोल्जर में बदल देता है, नाम रखता है आयरन। आयरन बारका का मजाक उड़ाता है। बारका जिन्वू, इग्रिस और आयरन तीनों को एक साथ लड़ाई के लिए चुनौती देता है। जिन्वू तैयार है। तीनों मिलकर बारका पर हमला करते हैं। जिन्वू अपनी डैगर फेंकता है, फिर उसे वापस बुलाता है ध्यान भटकाने के लिए। आयरन बारका को पकड़ लेता है। जिन्वू उसके साइड में वार करता है, फिर आयरन अपने हैमर से बारका पर लगातार वार करता है, तब तक जब तक वो गिर ना जाए। बैटल का अंत होता है। बाकी बचे हंटर से राहत की सांस लेते हैं। आखिरकार रेड गेट से बाहर निकलने का समय आ गया था। युनहो और आन इंतजार कर रहे होते, लेकिन बाहर आते हैं लो रैंक हंटर्स और उनके साथ जिन्वू। किमचुल कहीं नहीं दिखता है। गेट बंद हो जाता है। युनहो हैरान रह जाता है कि चुल और बाकी सब मारे जा चुके हैं। वो जिन्वू से पूछता अंदर क्या हुआ। जिन्वू कुछ नहीं कहता, बस इतना बोलता है मैंने जानें बचाई हैं। यूनो माफी मांगता है। जैसे ही जिन्वू और स्योंगी वहां से निकलते हैं, यूनो आन से कहता है हमें किसी भी तरह जिन्वू को अपनी टीम में लाना होगा। घर लौटते हुए जिन्वू परेशान है। उसे सिर्फ बारका का हथियार मिला है और एक बात उसके मन में घूम रही है, मैंने आज फिर इंसानों को मारा है, तीसरी बार। अगली सुबह जिनो एकदम नई चमचमाते आर्मर पहनकर जिन्वू को काम पर लेने आता है। उसके साथ एक और चेहरा भी जोड़ता है, सी, जिसे देखकर जिनो चौंक जाता है। तीनों मिलकर निकल पड़ते हैं एक नया एडवेंचर की ओर। जिन्हों पहली बार देखता है जिन्वू की शैडो आर्मी को, वो हक्का बक्का रह जाता है। कैसे ये साए एक के बाद एक मैजिकल बीस्ट को काटते हुए डंजन के एसेंस स्टोन तक इकट्ठा कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक अमेरिकी हंटर घबराया हुआ है। उसके सामने आता है एक जंगली और रहस्यमय दिखने वाला आदमी। वो बस इतना कहता है, आई वॉन्ट टू गो होम, यानी मैं घर जाना चाहता हूँ। जिन्वू और जिनो बियर और बारबेक्यू के साथ अपने गिल्ड रेड की सफलता का जश्न मना रहे हैं। जिन्हों को अब बस एक लिखित परीक्षा देनी है और अपने पिता को मनाना है कि वो गिल्ड संभाल सके। वो अपने सपने के और करीब है। थोड़ा नशे में जिन्हो कहता है मैं और मेरा भाई कभी खास करीब नहीं रहे, काश जिन्वू ही मेरा बड़ा भाई होता। जिन्वू मुस्कुराता है और कहता है तो फिर आज से तुम मेरे छोटे भाई हो। सीन कट होता है अमेरिका में। एक रहस्यमय और विशाल आदमी चुपचाप कोने में बैठा है। पता चलता है कि वो 10 साल से एक डंजन में फंसा हुआ था।
उसकी कहानी सुनकर दो सरकारी अधिकारी उलझन में हैं। क्या वो कोई मैजिकल बीस्ट है या इंसान है? चूंकि उसे अंग्रेजी ठीक से नहीं आती, तो एक एस रैक हंटर को बुलाया जाता है, हुआंग डोंग सू, जो पहले से चिढ़ा हुआ है। उस रहस्यमयी आदमी का नाम है सन इल हुआन। सीन चेंज होता है जिन्हू के नए सफर पर। जिन्हू एक हफ्ते के मिशन के लिए तैयार हो रहा है। उसकी बहन जीना कहती है, तुम आजकल कितने बिजी हो गए हो। वो फोकस कर रहा है डीमन किंग्स कैसल पर, जहाँ इनाम है एलिक्सर ऑफ लाइफ। यही उम्मीद उसे आगे बढ़ा रही है ताकि वो अपनी माँ की रहस्यमयी बीमारी का इलाज ढूंढ सके। अब वो पहले से 3 गुना ताकतवर है। उसे लगता है इस बार ये मिशन आसान होगा। कैसल में एंट्री होती जैसे ही वो कैसल में दाखिल होता है, सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, 10,000 मैजिकल बीस्ट्स को मारो। जिन्हों हैरान रह जाता है, लेकिन फिर उसकी माँ का चेहरा उसकी आंखों में घूमता है और वो तय करता है चाहे जो हो वो ये करेगा। जिन्हों अपने पिता के सामने बैठा है गिल्ड की जिम्मेदारियां मांगने। उसके पिता का ध्यान जिन्वू पर है और उसकी कई अनोखी रेट्स पर। आखिरकार वो शर्त रखते, जिन्वू को यूजीन गिल्ड में लाओ तभी गिल्ड तुम्हारी होगी। जिन्हो इस शर्त को स्वीकार कर लेता है। जिन्वू सारे मॉन्स्टर को साफ कर देता है। फिर वो शैडो आइस बियर को बुलाता है, जिसका नाम रखता है टैंक। टैंक की पीठ पर चढ़कर वो दूसरे फ्लोर की ओर दौड़ पड़ता है। ऐसा रैंक हंटर चाहे इन पानी से निकलती है और सोचती है जेजू आइलैंड के उस खतरनाक मैजिकल बीस्ट के बारे में जिन्हें उसने चौ जोंग इन के साथ देखा था। अब लौट कर उसे आदेश मिलता है इस जानकारी को आम जनता से छुपा कर रखने का। जो उसे आश्वस्त करता है अभी के लिए हमें खुद को और ताकतवर बनाना होगा। संजिनवू अब भी डंजन की मंजिलों को पार करता जा रहा है। जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ता है, मैजिकल बीस्ट और भी ज्यादा ताकतवर होते जा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई भी उसके लिए असली खतरा साबित नहीं हुआ है। अच्छी बात यह है कि वो हर कदम पर और भी ताकतवर बनता जा रहा है। अभी 100 फ्लोर बाकी हैं और जिन्वू को पूरा यकीन है कि जब वो टॉप तक पहुंचेगा, तब तक वो पहले से कई गुना ताकतवर बन चुका होगा। अब उसकी असली टेंशन है बचा हुआ टाइम और उसकी बहन जीना जो उसका इंतजार कर रही है। जैसे ही वह 10,000 बीस्ट को मारने का माइलस्टोन पूरा करता है, वो पहुंचता है 50वें फ्लोर पर, जहां उसका सामना होता है निचले फ्लोर के बॉस एवेरियस वल्कान से और उसकी विशाल आर्मी से। जिन्वू बिना समय गवाए अपनी सैडी आर्मी को बुलाता है। जिन्वू पलक झपकता है और वल्कान उससे भी तेज हिलता है, लेकिन जिन्वू किसी तरह उसके वार से बच जाता है और उसका युद्ध शुरू होता है। वो बीस्ट जितना दिखता है उससे कई ज्यादा बड़ा, चालाक और फुर्तीला है, पर जिन्वू कोई मामूली शिकारी नहीं। वो वातावरण का पूरा फायदा उठाता है और एक जानलेवा वार करता है। कट सीन चेंज होता है अमेरिका। सन इलहुआन कहता है होंग डोंग सू से, मैं इंसान हूँ। वो बताता है कि डंजन गेट्स और बीस्ट की ये शुरुआत है, असली संकट तो अभी आना बाकी है। ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो उस खतरे को रोके। तभी हुआंग कुछ कागजों पर नजर डालता है, जहां लिखा है कि इलहुआन की पत्नी और 2 बच्चे हैं और एक का नाम है जिन्वू। हुआंग तंज कसता है, तुम्हारा बेटा तो मर चुका है और अब तुम्हारी बारी है। लेकिन इलहुआन के पास उसका जवाब है। सीन चेंज होता है डंजन की गहराइयों में। जिन्वू और उसकी आर्मी ने सारे बीस्ट को कुचल दिया है। अब बस एक ही दुश्मन बचा है, मीटस। लड़ाई एक तरफा थी, इतनी ताकतवर कि जिन्वू को ज्यादा मेहनत करनी भी नहीं पड़ी। वो मीटियस को देख सोचता है, क्या कोई अमर बीस्ट भी मौत से डर सकता है? फिर बिना देर किए वो वार करता है। मीटस की पूरी ताकत मिट्टी में मिल जाती है और एक सिस्टम मैसेज आता है, लेवल अप। सीन चेंज होता है अमेरिका। इल्हुआन और हुआंग के बीच छोटी मगर खतरनाक लड़ाई खत्म हो चुकी है। पूरी बिल्डिंग तबाह और हुआंग बेहोश। इल्हुआन गायब है। सीन चेंज होता है डंजन के 75वें फ्लोर पर। अब जिन्वू की सारी सप्लाई खत्म हो गई है, पर उसे कोई पछतावा नहीं। इनाम और लेवल्स की वर्थ थी, और सबसे जरूरी उसे एक और सीक्रेट डंजन की मिला है। अब उसके पास एलिक्सर ऑफ लाइफ के लिए 3 में से 2 जरूरी आइटम्स हैं। बाकी बचा आखिरी हिस्सा, जिसे वो जल्द पूरा करने की ठान चुका है। सीन चेंज होता है जिन्हू कैसल से बाहर आता है। वो जानता है मिशन अभी अधूरा नहीं रहेगा, लेकिन इससे पहले उसे अपनी ताकत को साबित करना होगा। अब ई रैंक वाले डंजन उसके लायक नहीं है। वो पहुंचता है हंटर रैंक असेसमेंट ऑफिस। वहां माहौल भरा है टेंशन से। हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि उन्हें कोई अच्छी रैंक मिल जाए। ई रैंक सबसे कमजोर, उससे किसी का गुजारा नहीं चलता। कीचुल, जो व्हाइट टाइगर गिल्ड की भर्ती करता, भीड़ में जिन्वू को देखता है और दंग रह जाता है। वो तुरंत कॉल करता है अपने गिल्ड लीडर एस रैंक हंटर बेक यूनहो को। जिन्वू यहाँ है, रीअसेसमेंट के लिए आया है। बेक यूनहो एक पल भी नहीं गवाता, वो सीधा निकल पड़ता है।
सीन चेंज होता है। टेस्टिंग रूम में जिन्हों चुपचाप इंतजार करता है और जैसे ही उसका नाम पुकारा जाता है वह अंदर जाता है। उससे कहा जाता है इस मशीन को छुओ, ये तुम्हारी मैजिक पावर नापेगी। पर मशीन एक के बाद एक एरर दिखा रही है। अधिकारी हैरान और फिर उनका सुपरवाइजर आता है। जैसे वो देखता है रिजल्ट, उसके होश उड़ जाते हैं। जिन्हू की ताकत इतनी ज्यादा है कि मशीन उसे नाप ही नहीं पा रही है। अब ये साफ है जिन्हू अब एस रैंक हंटर है। देश के सिर्फ 9 एस रैंक हंटर में उसका नाम जुड़ चुका है। सीन चेंज होता है। बाहर बाहर खड़े हैं चॉय जोंग इन, हंटर गिल्ड के लीडर, और वू जिनचुल, हंटर एसोसिएशन के इन्वेस्टिगेटर। दोनों हॉल की अजीब घटनाओं पर चर्चा कर रहे हैं और जिन्हू की शक्ति अब उनके लिए भी एक रहस्य बन चुकी। लॉबी के अंदर से आती है हलचल की आवाज। सुनकर सब चौकन्ने हो जाते हैं। बाहर खड़े लोग समझ गए हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है, और अब उन्होंने अंदर जाकर देखा तो सबकी नजरें जिन्वू पर टिक गई। वहीं जिन्वू, जिसे 3 दिन बाद एस रैंक बनने की आखिरी परीक्षा के लिए बुलाया गया था, लेकिन असली तूफान तब आया जब वहां चोई की एंट्री होती है। उसका आना जैसे पूरे कमरे में हवा बदल गई हो। हर कोई उसको पहचान गया, जहां तक कि जिन्वू भी। चोई मुस्कुराते हुए जिन्वू के पास आया और अपना हाथ बढ़ाते हुए उसे अपने गिल्ड में शामिल होने का ऑफर देने लगा। लेकिन जिन्वू बिना रुके हल्की सी माफी मांगते हुए उसके पास से निकल गया। चोई हैरान रह गया। किसी ने उसके ऑफर को इस तरह नहीं ठुकराया, ये उसने कभी नहीं सोचा था। उसी वक्त बैक हड़बड़ाता हुआ दरवाजे से अंदर घुसा, लेकिन तब तक जिन्वू जा चुका था। दूसरी ओर जिन्वू अपनी माँ के अस्पताल में पहुंच चुका है। उनकी हालात एटर्नल स्लीप नाम की रहस्यमय बीमारी की वजह से कोमा जैसी बनी हुई है। जिनवू ने उनके पास बैठकर हल्की सी मुस्कान दी और उनसे फुसफुसा कर कहा, थोड़ा और इंतजार करना, इलाज बस मिलने ही वाला है। बाहर वेटिंग एरिया में वो जिनवू का इंतजार कर रहा था, लेकिन जिनवू ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहा था जब तक कि उसे किसी और की मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ। अंधेरे से बाहर कदम रखते हैं हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन गो गन ही। दोनों लॉबी में बैठते हैं। गो साफ करता है कि एसोसिएशन कोई प्राइवेट गिल्ड नहीं है जो मुनाफे के पीछे भागे, लेकिन उनके पास ज्यादा हाई रैंक हंटर्स नहीं है। वो जिन्वू से अनुरोध करता है कि एसोसिएशन से जुड़े ताकि गिल्ड के बीच संतुलन बना रहे। जिन्वू थोड़ी देर सोचता है। गुगन ही कोई आम इंसान नहीं था, वो पहला एस रैंक हंटर था। लेकिन जिन्वू उसका प्रस्ताव ठुकरा देता है। वजह पैसों की नहीं थी, बल्कि उसकी अपनी लड़ाई थी। वो सिर्फ लड़ना चाहता है। गोगन ही जिन्वू की इस बात से उसका और भी ज्यादा सम्मान करता है। घर लौटते वक्त जिन्वू उस ऑफर के बारे में सोचता है। ये उसके करियर के लिए अच्छा मौका हो सकता था, लेकिन उसे पता है उसे अभी और ताकतवर बनना है अपनी माँ के लिए। उधर अमेरिका में एक अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा है एस रैंक हंटर हुआंग डोंग सू, जो संग इल्हुआन से बुरी तरह पिट चुका है। डिप्टी चीफ उससे पूछने आता है, क्या इल्हुआन सच में कोई मैजिक बीस्ट था? हुआंग गुस्से में जवाब देता है, उसका अंदाजा बिल्कुल वैसा ही था। वो जानता है कि इल्हुआन क्या करने वाला है, और अब वो ताकतवर आर्टिफैक्ट्स पाने के लिए तैयारी कर रहा है ताकि उसका मुकाबला कर सके। और जिन्वू भी अब यही सोच रहा है। आर्टिफैक्ट्स जो डंजन्स में मिलते हैं, ताकत बढ़ाने का सबसे महंगा और असरदार तरीका। अब वो डीमन किंग्स कैसल में जाने की तैयारी कर रहा है, और उसके पास ए रैंक का एक रेयर आइटम है, स्फेयर ऑफ एवराइस, लेकिन उसे बचाने से खतरा है। लोगों को शक हो सकता है कि यह आइटम उसके पास आया कैसे। उसी वक्त उसकी नज़र एक पोस्ट पर पड़ती है जिसमें ए रैंक गेट के लिए माइनर्स की ज़रूरत है, और इसमें कोई भी रैंक चल जाएगा। एकदम परफेक्ट कवर स्टोरी। गोगन ही भी जिन्वू की फाइल चेक करता है और हैरान रह जाता है। जिन्वू आज जो है वो उसकी पहली रिपोर्ट से बिल्कुल अलग है। वो देखता है कि कैसे एक ई रैंक हंटर चोट पे चोट खाकर भी लगातार लड़ाइयां लड़ता रहा। अब जिन्वू उस ए रैंक गेट के बतौर माइनर रिपोर्ट करता है। सुपरवाइजर को उससे कोई उम्मीद नहीं थी। वो बस कंधा थपथपाकर काम समझा देता है, तुम्हारा काम लड़ना नहीं, क्रिस्टल खोदना है। भीतर एस रैंक हंटर्स चोई और चेहिन पहले से ही मैजिकल बीस्ट को साफ कर रहे होते हैं। जब वो बाहर निकलते तभी जिन्हू की नज़र पहली बार चाहे इन पर पड़ती है, और वो उसकी ऑरा से इंस्टेंटली प्रभावित हो जाता है। माइनिंग टीम गुफा के अंदर जाती है। अंदर जिन्हू को एहसास होता है पास ही कहीं एक ए रैंक बॉस है। अगर वो उसे मार देता तो गेट बंद हो जाएगा और बाकी क्रिस्टल तक कोई नहीं पहुंच पाएगा। गिल्ड को भारी नुकसान होगा, लेकिन जिन्हू खुद को रोक नहीं पाता। जैसे ही बाकी माइनर्स ब्रेक पर जाते हैं, वो बॉस की ओर दौड़ता है उसे छोड़ने के लिए। अपनी हथियार को बुलाते हुए वो मुस्कुराता है। तभी पीछे से एक आवाज आती है। चाहेन खड़ी होती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिन्हू कहता है, मैं रास्ता भटक गया हूँ। चाहेन उस पर यकीन कर लेती, लेकिन जैसे ही वो वापस जाने के लिए मुड़ता, चाहेन अचानक रुकती है। उसके करीब जाकर उसकी सांस सूंघने लगती है। जिन्हू हैरान रह जाता है।
चाहेन के पास एक अजीब सी शक्ति है, सूंघने की अलौकिक शक्ति। बाकी सभी हंटर्स उसे अजीब, तेज और बुरी गंध वाले लगते हैं, लेकिन जिन्वू, उससे तो खुशबू आती है। दिन भर की मेहनत के बाद जिन्वू बाकी माइनर्स से जाकर मिलता है। सब आराम से बैठकर बातें कर रहे होते हैं और बातचीत घूम फिरकर चाहेन और उसकी सूंघने की शक्ति पर आ जाती है। जिन्वू के मन में एक ख्याल आता है, क्या मैं प्लेयर होने की वजह से बाकी हंटर से अलग महकता हूँ? तभी टीम का सुपरवाइजर आता है और जिन्वू की मेहनत की तारीफ करता है। अगर तुम चाहो तो यहीं स्थायी रूप से काम कर सकते हो, वो कहता है। जिन्वू मुस्कुराते हुए मना कर देता है, लेकिन अगली सुबह के लिए एक और ड्यूटी लेने को तैयार हो जाता है। रात होते ही चाह हंटर गिल्ड को कॉल करती है। वो चाहती है कि किसी को जिन्वू की जांच के लिए भेजा जाए। फोन पर स्टाफ मेंबर कहता है, गिल्ड लीडर चोई जोंगिन भी ये अनुरोध कर चुके हैं, लेकिन फिर एक चौंकाने वाला खुलासा होता है। हंटर एसोसिएशन ने जिन्वू की फाइल लॉक कर दी है। अगली सुबह जिन्वू समय पर रिपोर्ट करता है। माइनर्स उसे देखकर मुस्कुराते हैं। उनकी गर्मजोशी उसे उसकी ई रैंक रेट्स की पुरानी टीम की याद दिला देती है। सी रैंक डंजन को वो सब मिलकर जल्द ही क्लियर कर देते हैं और फिर दोपहर के खाने के लिए ब्रेक लेते हैं। उसी वक्त ए रैंक स्ट्राइक टीम के कैप्टन सन की हून आता है। वो पूछता है, क्या कोई हमारी टीम का सामान उठाने में मदद करेगा? हमारा कैरियर नहीं आया। जिन्वू बिना हिचकिचाए आगे बढ़ता है। मैं करूंगा। डंजन गेट बड़ा तो था, लेकिन उसमें से कम जादुई ऊर्जा निकल रही थी। किहुन उसे आश्वस्त करता है, ज्यादा खतरनाक नहीं होगा। 6 ए रैंक और 3 बी रैंक हंटर्स की टीम अंदर दाखिल होती है। जिन्वू को बेचैनी सी महसूस होती है। टीम की हीलर उसे दिलासा देती है, सब ठीक होगा, लेकिन अंदर कदम रखते ही किहुन की आंखों में चमक आती है। वो सोचता है, अगर मैं बॉस को मार दूं तो शायद अगला कैप्टन मैं बन जाऊं। अचानक उसकी चाल रुक जाती है। अंधेरे से कुछ अजीब सी हलचल होती है। डंजन जैकल्स हमला कर देते हैं। टीम उन्हें जल्दी ही खत्म कर देती है, लेकिन तभी एक और रहस्य सामने आता है। उन जैकल्स के गले में कॉलर है। क्या कोई सी रैंक मैजिकल बीस्ट को काबू में कर सकता है? और तभी सामने से प्रकट होते हैं हाई ऑर्क्स की एक फौज। ये कोई आम दुश्मन नहीं, हाई ऑर्क्स का सामना करना ए रैंक हंटर्स के लिए भी चुनौती है और उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। जिन्हों चुपचाप मदद करने का फैसला करता है। वो हीलर को बचाता है और अपनी छिपने की ताकत का इस्तेमाल करके ऑक्स पर कुछ सटीक वार करता है, जिससे उनकी स्पीड धीमी हो जाती है। हंटर्स को फर्क महसूस होता है। ऑर्क्स धीमे क्यों हो रहे हैं उन्हें नहीं पता, लेकिन जीत की उम्मीद जगती है। एक मेज को जिन्हू की हल्की सी झलक दिखती है, लेकिन वो चुप रहती है। स्ट्राइक टीम अब सोच रही है, क्या हमें और अंदर बढ़ना चाहिए या वापस जाकर हंटर्स बुलाने चाहिए? क्यों समझदारी दिखाता है, हम वापस चलते हैं। लेकिन जैसे ही वो गेट के पास पहुंचते एक नया झटका मिलता है। गेट पर अब एक ताकतवर बैरियर लग चुका है। मैजिकल यूजर्स उसे हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वो मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं, जादू पलटकर उन्हीं पर हमला कर देता है। ये एक जाल है। क्यून हैरानी से मुड़ता और देखता है हाईऑर्क्स की एक विशाल सेना उनके पीछे खड़ी है। उनमें से एक ऑर्क आगे आता है। उसके चेहरे पर घिनौनी मुस्कान है। वो अपना मुंह खोलता है और वहां से एक इंसानी आवाज निकलती है। काल गालगन इंसानों से बात करना चाहता है। वो कहता है, अगर तुम लोग मिलना चाहो तो मेरे सिपाही हमला नहीं करेंगे। कि उनके पास कोई और चारा नहीं। वो मान जाता है। वो जिन्वू को समझाता है, हम बॉस से लड़ेंगे, शायद इससे बैरियर हट जाए और तुम बाहर जा सकोगे। स्ट्राइक टीम जानती है कि शायद वो सब नहीं बच पाएंगे, लेकिन वो चाहते हैं कि जिन्वू बाहर जाकर मदद लेकर आए। हीलर अपने परिवार के लिए एक आखिरी संदेश जिन्वू को देती है। जिन्वू को डबल डंजन की याद आती है, जहाँ सबने उसे छोड़ दिया था, लेकिन इस बार कोई उसे अकेला छोड़कर नहीं जा रहा। इस बार लोग उसकी जान बचाने के लिए लड़ रहे हैं। गेट के बाहर चाहेन उसे ढूंढते हुए आती है और जब उसे पता चलता है कि जिन्वू अंदर है, वो चौंक जाती है और अंदर स्ट्राइक टीम एक विशाल हॉल में कदम रखती है। दोनों तरफ से हाई ऑक्स से घिरी हुई है। डंजन के अंदर एक भयानक सिंहासन पर बैठा है कार्ल गार्गलन। वो भारी आवाज में हंसते हुए स्ट्राइक टीम का स्वागत करता है। उधर बाहर एस रैंक हंटर चाहेन खड़ी है और उसे एक गेट को घूर रही है। ई रैंक हंटर संग जिन्वू इतनी खतरनाक जगह क्यों जाएगा? वो सोचती है और आखिरकार फैसला करती है उसे जिन्वू का पीछा करना होगा। लेकिन तभी उसे याद आता है, मैं तो अपना आर्मर और हथियार लाना ही भूल गई। माइनिंग टीम का बॉस थोड़ा झिझकते हुए उसे एक कुल्हाड़ी थमा देता है और उसी को लेकर चा भी गेट के अंदर चली जाती है। अंदर स्ट्राइक टीम चारों ओर से हाई ऑक्स से की सेना से घिरी होती है। एक बात सब समझ चुके हैं, अगर ये ऑक्स बाहर निकल गए तो पूरी की पूरी सिटी तबाह हो सकती है। डंजन बॉस कार्ल गार्गन हंटर्स का मजाक उड़ाता है, तुम सबकी मौत मेरे सैनिकों का मनोरंजन बनेगी।
कैप्टन सन की हून गुस्से में आकर उस पर झपटता है, लेकिन कार्ल गार्गन उस पर ग्रेविटी स्पेल चला देता है, उसे बार बार जमीन पर पटकता है। तभी जिन्वू हवा में उसे पकड़ लेता है। वो पूछता है, क्या मैं इन मैजिकल बीस्ट को खत्म कर सकता हूँ? वो धीरे से फुसफुसाता है, हाँ। और तभी जिन्वू की शैडो आर्मी मैदान में उतरती है। बाहर हंटर एसोसिएशन का वू जिनचुल गेट तक पहुंच चुका है। अब उसका काम है एस रैंक हंटर्स पर नजर रखना। और अब जिन्वू भी उसी लिस्ट में है। एसोसिएशन दोबारा डंजन की मैजिक पावर चेक करती है। अब वो हाई ए रैंक है, एस रैंक से बस एक कदम दूर। अंदर जिन्वू कार गार्गलन से डरता नहीं। उसकी शैडो आर्मी अब और भी ताकतवर है, क्योंकि वो डीमन किंग्स कैसल की ट्रायल से गुजर चुके हैं। कार गार्गलन हमला करने का आदेश देता है और शुरू होती है शैडो आर्मी की हाई ऑक्स की भीषण जंग। आयरन, इग्रिस और खुद जिन्वू हाई ऑक्स को अकेले ही खत्म कर देते हैं। स्ट्राइक टीम चकित है, ये कौन है? कार गार्गलन फिर से ग्रेविटी स्पेल करता है, लेकिन जिन्वू उसे आसानी से चकमा दे देता है। कार गार्गलन सोचता है, जब इसका मैजिक पावर खत्म होगा तब मैं जीतूंगा, लेकिन जिन्वू मुस्कुराता है, मेरे पास वो है जो किसी और के पास नहीं, एमपी पोशंस। वो गिरे हुए ओक्स को अपनी शैडो आर्मी में बदलता है और कार गार्गलन से कहता है, अब तुम भी मेरे साथ जुड़ने वाले हो। कार गार्गलन पहली बार डरता है। उससे वो आदेश याद आता है, ह्यूमंस का शिकार करो। उधर हंटर गिल्ड हेडक्वार्टर में गिल्ड लीडर चोई जोंग इन की रिपोर्ट मिलती है। वो तुरंत रीइंफोर्समेंट भेजने के लिए तैयारी करता है। अंदर इग्रिस, आयरन और टैंक हाई और लेफ्टिनेंट से भिड़ रहे हैं। स्ट्राइक टीम भी लड़ाई में कूदने के लिए तैयार हो रही है। कार गार्गलन गुस्से में चीखता है, तुम सब सिर्फ दर्शक हो। और फिर वो सिंहासन से उठता है। अब बॉस खुद जिन्वू से भिड़ने के लिए आगे आता है। वो जिन्वू पर एक के बाद एक शापों का वार करता है, लेकिन सब बेकार। जिन्वू के पास पैसिव स्किल है जो उसे हर जहरीले और असामान्य असर से बचाता है। अब जिन्वू अपनी मैजिक कास्टिंग शैडोज को बुलाता है, जो बॉस की डिफेंस को चकनाचूर कर देती है। एक जबरदस्त वार करता है और तभी चाहेन मेन हॉल में पहुंचती है। वो स्तब्ध रह जाती है। उसके सामने खड़ी थी जिन्वू की शैडो आर्मी। वो जल्दी से स्ट्राइक टीम की तरफ दौड़ती है। किटूने हीलर को देखकर, मैं अब ठीक हो रहा हूँ। कार गार्गलन अब गुस्से में और बड़ा हो गया है। वो खुद पर स्ट्रेंथ और जाइगेंटिफिकेशन के स्पेल डालता है। अब वो जिन्वू से कई गुना बड़ा है। जिन्वू कहता है, मुझे जाइंट्स से बुरे अनुभव हैं, थोड़ा चिढ़ गया हूँ। कार गार्गलन एक के बाद एक जादुई हमले करता है, लेकिन उसे पता ही नहीं चलता कि जिन्वू उसके पीछे खड़ा है। एक तेज वार में जिन्वू उसकी एक आंख निकाल देता है। फिर वो टेलेकिनेसिस से एक भारी जंजीर उठाता है और कार गार्गलन को उसी में जकड़कर जमीन पर गिरा देता है। उसी वक्त वो जिनचुल मेन हॉल में पहुंचता है। चा देखती है जिन्वू अब एसोसिएशन की नज़र में है। वो हैरान है, ये इंसान कितना ताकतवर है। अब जिन्वू कार गार्गलन के लेफ्टिनेंट्स को, जो अब उसकी शैडो आर्मी का हिस्सा है, आदेश देता है कि वो अपने पुराने बॉस को खत्म करे। और फिर वो कार्ल गार्गलन को क्लेम करता है। उसका नया नाम है टस्क। वो अपनी शैडो आर्मी को देखता है, मुस्कुराता है। तभी पीछे से आवाज आती है, संग जिनवू। वो चौंकता है, वो जिनचुल वहां है। स्ट्राइक टीम सवाल पूछने ही वाली थी, लेकिन वो आगे बढ़ता और कहता है, उसकी ताकत टॉप सीक्रेट है। सभी हंटर्स जिन्वू को सलाम करते हैं। तुमने हमारी जान बचाई। चा थोड़ा शर्मिंदा होकर अपनी कुल्हाड़ी को देखती है, मैं इसे लेकर आई थी। बाद में हंटर गिल्ड हेडक्वार्टर में चोय जोंगिन की ठूने से पूछता है, क्या जिन्वू मुझसे ज्यादा ताकतवर है? और दोनों मुस्कुराते हैं, उन्हें जवाब पता है। चोय अब उसे गिल्ड में शामिल करना चाहता है, लेकिन वो अकेला नहीं। यूजिन हु भी उससे मिलने आता है। जिन्वू को कॉफी पर बुलाकर उसे ज्वाइन करने को कहता है। दूसरी तरफ हंटर एसोसिएशन में मीडिया में खलबली है। एक फेमस एक्टर ली मिनसुंग अब एक हंटर बन चुका है। वो गाड़ी में बैठा मुस्कुराता है, अब सब कुछ मेरा है। रिपोर्टर्स बाहर जमा हो जाते हैं और तब तक वहां पहुंचते हैं दो एस रैंक हंटर, बेक यून हो और चोय जोंगिन। वो हैरान होते हैं, इतनी भीड़ किसके लिए? और जवाब मिलता है, ली मिनसुंग एक्टर अब हंटर है। दोस्तों, एक नए एस रैंक हंटर की घोषणा होने वाली है और पूरे देश की नज़र उस पर है। हंटर गिल्ड के दो बड़े नाम, बेक यून हो और चोय जोंगिन, दोनों एक ही जगह पर मौजूद हैं, एक दूसरे से बहस करते हुए कि संग जिन्वू उनकी गिल्ड में शामिल हो या नहीं। इसी बीच स्कूल में जिन्वू की बहन जिना और उसकी दोस्त सी अपने क्लासमेट के एक नए हंटर एक्टर ली मिन सुंग के बारे में गॉसिप करते हुए सुन रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ली बड़े ड्रामे के साथ कहता है कि ये उसकी तकदीर है, एक हंटर बनना, लेकिन असल में उसका इरादा सिर्फ इतना है कि स्कैंडल भूलने तक थोड़ा वक्त हंटर बन के गुजारे, फिर से अपनी एक्टिंग करियर शुरू करे। तभी
बिना किसी शोर शराबे के संग जिन्वू सीधा हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग में दाखिल होता है अपने रीअसेसमेंट के लिए। ली का एक चमचा उस पर चिल्लाता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में मत काटो, लेकिन उसे क्या पता चेयरमैन गोगन ही खुद जिन्वू को अंदर ले जाते हैं। ली भी उनके पीछे अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन वो जिनचुल उसे रोक देता है। जब ली एटीट्यूड मारते हुए कहता है तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, तो वो बस एक ठंडी सी नजर मार के कहता है हाँ, और तब भी तू अंदर नहीं जा सकता। अंदर एक स्टाफ जिन्वू से पूछता है आपके पावर्स क्या है। जिन्वू बस एक हल्की सी सांस लेता है और पूरी शैडो आर्मी समन कर देता है। बाहर खड़े बेक और चोई दोनों हिल बिना महसूस करते हैं उसकी मैजिक पावर, एक ऐसी पावर जो 2 साल में पहली बार किसी में देखी गई है। जिन्वू को नए हंटर लाइसेंस मिलता है, एस रैंक ऑफिशियली। अब वो बिना दिक्कत के मैजिकल आइटम्स खरीद बेच सकता है। डीमन किंग कैसल का रास्ता अब खुला है। बिल्डिंग से निकलते वक्त चोई और बेक उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिन्वू सिर्फ एक माफी बोलता है और आगे बढ़ जाता है। चोई चीखता है दरवाजा मत खोलना, लेकिन अब देर हो चुकी थी। प्रेस की नजर उस पर पड़ चुकी है। स्कूल में जिन्हा फोन पर न्यूज देख के हैरान रह जाती है। एक्टर ली मिनसुंग तो बिल्कुल ही क्रश्ड है, उसका स्पॉटलाइट छिन गया है। यूजीन हु अपने फादर से माफी मांगते हैं। जिन्हू ने उनके गिल्ड ज्वाइन करने से मना कर दिया था क्योंकि अभी वो और स्ट्रांग बनना चाहता है। उसने यूजीन से कहा तू मेरे साथ आ। फादर नाराज है, लेकिन यूजीन तय है दोस्ती में जान भी दे देगा। एसोसिएशन के बाहर प्रेस की जमघट है। बेक जिनवू को लिफ्ट ऑफर करता है, लेकिन जिनवू तो आंखों के सामने से गायब हो जाता है। इतनी स्पीड, बेक हैरान रह जाता है। क्या ये और ज्यादा पावरफुल हो गया? अब जिनवू शॉपिंग मोड में है। डीमन किंग्स कैसल जाने के लिए फ्लेम रेजिस्टेंस आर्टिफैक्ट चाहिए। एक केप और एक रिंग मिलती है, लेकिन दाम देख के उसकी आंखें फट जाती है जब स्टाफ मजाक में कहता अगर ये मैजिक ग्लास तोड़ दिया तो फ्री में ले जाओ। तो जिन्वू सीरियस हो जाता है और हाथ उठाता है। स्टाफ तुरंत डर कर माफी मांगता है। स्टोर में वेपन्स देखते हुए जिन्वू को समझ आता है जो आइटम्स वो अपने प्ले स्टोर से खरीदता है वो रियल वर्ल्ड में बहुत कीमती हैं। अगली सुबह जिना खिड़की से देखती है रिपोर्टर्स चले गए हैं। भाई को डांटती है एक वार्निंग तो दे देते। डोरबेल बजती है। जिनो आया है फुल ऑन साइडकिक मोड में। जिन्वू एक हफ्ते के लिए जा रहा है और कुछ शैडो सोल्जर्स को जिना की प्रोटेक्शन और सिटी पेट्रोल में छोड़ देता है। नए गियर पहन के जिन्वू डीमन किंग्स कैसल में एंटर करता है। सिस्टम मैसेज आता है डिफीट डीमन मोनार्क बैरन ऑन द हाईएस्ट फ्लोर। वो सीधा 75th फ्लोर की तरफ बढ़ता है। ऊपर के फ्लोर्स में मॉन्स्टर और ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहे थे। 80 फ्लोर पे सोल्जर्स मरने लगते हैं। इन्वेस्टिगेशन के लिए खुद निकल पड़ता है। वहां 3 डीमन नाइट्स मिलते हैं जिन्हें वो आसानी से हरा देता है। तभी एक एलाइट डीमन नाइट के अटैक शुरू हो जाते हैं। फाइट के बाद वो नाइट सरेंडर कर देता है। हेलमेट उतारता है तो सामने होती है एक लड़की पॉइंटेड ईयर्स और फैंग्स के साथ। वो माफी मांगती है और एक एंट्री परमिट के साथ दूंगी जानकारी और फ्लोर्स का मैप भी देती है, बदले में अपनी फैमिली की जिंदगी बचाने के लिए। उसका नाम है एसल राडिरू। जिन्वू उससे सिस्टम के बारे में पूछता है। एसल कहती है हम डीमन रेल्म में रहते हैं, फिर अचानक इस डंजन में आ गए। एक आवाज हमारे दिमाग में गूंजती है प्रोटेक्ट द डंजन, लेकिन जब वो वॉर के बारे में बताने लगती है तो उसकी आवाज और आंखें ग्लिच करने लगती है। दोस्तों कहानी वापस आ गई है असली दुनिया में, और अब खतरा सिर्फ जिन्वू तक सीमित नहीं रहा। जेजू आइलैंड से उड़ा हुआ एक पंखों वाला विशाल चींटी जैसा मॉन्स्टर ने जापान के एक शहर में तबाही मचा दी। करीब 300 लोगों की जान चली गई और 6 हंटर्स भी मारे गए। तब जाके वो क्रिएचर मारा गया। हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन गो ने उसकी पावर का अंदाजा ए रैंक के बराबर लगाया। उन्होंने तुरंत जापान के साथ मिलकर जेजू आइलैंड पे चौथी ज्वाइंट रेड लॉन्च करने का आदेश दिया, इससे पहले कि और मॉन्स्टर मेनलैंड तक पहुंच जाए। वहीं डंजन के अंदर एसएल जिन्वू और उसके पावरफुल शैडो सोल्जर टस को लेकर चली उसके परिवार के कैसल, ताकि नेक्स्ट फ्लोर का परमिट मिल सके। उसके पिता जिन्वू की शैडो में छुपी पूरी आर्मी देख के कांप उठे हैं और गार्ड्स तुरंत तलवारें निकाल लेते हैं, लेकिन जिन्वू बिल्कुल शांत रहता है। वो याद दिलाता है तुम्हारी बेटी ने एक डील की थी। तभी एसएल के पिता 81st फ्लोर का परमिट दे देते हैं और एसएल को भी साथ जाने की इजाज़त देते हैं। एसएल के गाइडेंस में जिन्वू और उसकी फौज 89th फ्लोर तक बिना किसी रुकावट के पहुंच जाती है। जिन्वू देखता है कि उसके लॉयल सोल्जर्स इग्रिस और टैंक भी लेवल अप हो चुके हैं। इग्रिस अब एस रैंक और टैंक ए रैंक लेवल का बन गया है। एसएल वार्न करती है 90 फ्लोर के ऊपर के डीमन बहुत ही खतरनाक है।
फिर वो पूछती है, तुमने मेरी जान क्यों बख्शी? जिनवू मुस्कुराते हुए कहता है, शायद मुझे ऐसे लोग पसंद है जो थोड़े से पागल होते हैं। जिनवू कहता है, अब वापस जाओ अपने पिता के पास। एसल कहती है, नहीं, मैं अभी भी मदद कर सकती हूँ, और दोनों बढ़ते हैं डीमन किंग्स कैसल के हाईएस्ट फ्लोर की तरफ। तभी कोरिया में चोई जोंगिन हंटर चाइन को बताता है उन्हें जापान के साथ मिलकर जेजू आइलैंड रेड में बुलाया गया है। सारे एस रैंक कोरियन हंटर्स इस मिशन में शामिल होंगे। जापान का एक टॉप हंटर स्ट्रेटेजी डिस्कस करने आ रहा है। आखिरकार जिनवू और एसल 100वें फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। सब कुछ शांत लगता है, तभी आसमान से एक चीख गूंजती है और एक विशाल ड्रैगन आकाश से बिजली की तरह नीचे आता है। उस ड्रैगन के ऊपर खड़ा है डीमन मोनार्क बैरन। जिन्हों डिसाइड करता है पहले ड्रैगन काइसेल को निपटाना होगा, क्योंकि हवा में तो वो सबसे बड़ा थ्रेट है। बैरन अपनी डीमन आर्मी समन करता है, लेकिन जिन्हों तुरंत मोनार्क डोमेन एक्टिवेट करता है। दोनों फौजें टकराती है, एक महायुद्ध छिड़ जाता है। बैरन एक वाइड रेंज अटैक करता है और उस दौरान जिन्वू एसल को बचाता है, पर सोल्जर समन करने से उसकी माना पावर रैपिडली खत्म हो रही है। जिन्वू स्टेल्थ मोड एक्टिवेट करके अटैक करता है, लेकिन बैरन फिर भी उसे देख लेता है। ये फाइट आसान नहीं है। तब जिन्वू ऑर्डर देता है, टस्क और इग्रिस अटैक। उनके डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठा के जिन्वू ड्रैगन का सर काट देता है। हंटर एसोसिएशन हेडक्वार्टर में हानागोवा इंट्रोड्यूस करती है खुद को और एस रैंक हंटर गोटो रियूजी को। वो बताते हैं अब प्रायोरिटी है क्वीन एंड को मारना। जापान 10 एस रैंक हंटर्स भेजेगा, जिनमें गोटो भी होगा। कोरियन क्वीन तक पहुंचेगा। जब एंट्स डिस्ट्रैक्ट होंगी, चेयरमैन गो प्लान से सहमत होते हैं। बैरन अब भी अटैक रोक रहा है। इग्रिस, आयरन और जिन्वू सब उस पर वार कर रहे हैं। तभी बैरन जिन्वू का सर पकड़ लेता है। जिन्वू मुश्किल से बचता है, लेकिन अब उसकी माना भी खत्म हो गई है और सोल्जर्स भी। अब सिर्फ एक ऑप्शन बचा है, अपनी स्ट्रेंथ और स्पीड। वो पूरी ताकत से अटैक करता है, पर काफी नहीं। तभी एसल अपना वेपन फेंकती है और उस डायरेक्शन का फायदा उठा के जिन्वू डीमन मोनार्क बैरन का सिर्फ एक अपर कट में काम तमाम कर देता है। जिन्वू उसकी सोल कैप्चर कर लेता है। एसल मुस्कुराती है और कहती है, अब रेडिसू फैमिली की इस कैसल की मालिक है। जिन्वू करेक्ट करता है, रेडिसू नहीं, रेडिरू। जिन्वू कैसल के ऊपर खड़ा है, उसके हाथ में एक डीमन का लाल खून, जो है एलेक्सर ऑफ लाइफ बनाने का आखिरी इंग्रेडिएंट। और सब कुछ उसके इंटेलेक्ट पर डिपेंड करता है। वो गहरी सांस लेता है और एलेक्सर बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करता है। सक्सेस अब उसके पास है, 6 बोटल्स ऑफ एलेक्सर ऑफ लाइफ। लेकिन एक सवाल उसके मन में उठता है, क्या ये मेरी माँ की एटर्नल स्लीप डिसीज को क्योर कर पाएगा? जिन्वू अब माँ के हॉस्पिटल बेड के पास बैठता है। उसकी नज़र माँ की गर्दन के जलने वाले निशानों पर पड़ती है। वही पुरानी यादें लौट आती है। बचपन में उसने गलती से गर्म पानी गिरा दिया था। माँ ने दर्द में भी उसे गले लगाया था। आज वो अपने कांपते हाथों से एलेक्सर की बोतल निकालता है, माँ को संभालता है और आहिस्ता से उनके होठों पर एलेक्सर डालता है। और अब वो रुक गया, बस एक उम्मीद के साथ इंतजार कर रहा है। नरम सी रोशनी में नहाई हुई जिन्वू की माँ, उनके जले हुए निशान धीरे धीरे गायब हो जाते हैं और उनके चेहरे पर एक नई जान लौट आती है। जिन्वू नीचे झुककर उन्हें देखता है और सोचता है, आज तक जो भी दर्द झेला, सारी मेहनत इसी पल के लिए थी। चांदनी उनके बिस्तर पर पड़ती है और तभी जिन्वू की सांस थम जाती है। 4 साल बाद उसकी माँ अपनी आंखें खोलती है, मुस्कुराती है और प्यार से पूछती है, जीना कैसी है? उसकी नज़र जिन्वू के जख्मों पर पड़ती है और वो माँ की ममता से उसका चेहरा सहलाती है। भीतर के भीतर से टूट चुका जिन्वू अब खुद को नहीं रोक पाता। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, आंसू जो सालों से थमे थे। और माँ मुस्कुराकर बस इतना कहती है, शुक्रिया बेटे। अगली सुबह डॉक्टर हैरान रह जाते हैं। एटर्नल स्लीप डिसीज से पीड़ित मरीज अब होश में थी। जीना अस्पताल दौड़कर आती है और अपनी माँ से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगती है। जिन्वू उन्हें देखकर मुस्कुराता है और सोचता है कि ये सब जो सहा, जो खोया, सब कुछ इसी पल के लिए था। इसी बीच हंटर एसोसिएशन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। जेजू आइलैंड पर चौथी रेड की घोषणा होती है। देश भर के लोग टीवी पर नजरें गड़ाए बैठे हैं। मिन योंगू भी देख रहा है। चेयरमैन को आश्वस्त देता है, इस बार मिशन पूरा होगा। ब्योंगू अपने पुराने साथी यूनो को याद करता है, जो पिछले रेड में शहीद हो गया था। कभी कहा था, हम ही हैं जो बैक यूनो की मदद कर सकते हैं जब वो जरूरत में हो। घर लौटते ही जिन्वू और माँ को जीना का फैला हुआ अपार्टमेंट दिखता है। जीना झेप जाती है। माँ मुस्कुराकर कहती है, चलो मिलकर साफ करते हैं। साफ सफाई करते हुए जीना कहती है, हम यहाँ तब से रह रहे हैं जब मैं पैदा हुई थी। जिन्वू अपने परिवार को देखकर खुश होता है, लेकिन दिल के किसी कोने में एक बेचैनी अब भी बाकी थी। वो सभी हदें जो उसने पार की, बस इस पल को हासिल करने के लिए।
माँ फिर पूछती है, क्या तुम्हारे पापा की कोई खबर है? नहीं थी। वो याद करती है कि कैसे उनके पिता फायर फाइटर थे और अपने अपने तरीके से जिन्वू और जीना उसी रास्ते पर हैं, दूसरों की जान बचाने वाले। तभी हंटर एसोसिएशन जिन्वू को जेजू रेड के लिए बुलाती है। वो विचार करता है, अब जब माँ ठीक है, क्या मुझे जाना चाहिए? लेवल अप करने की जरूरत है। तभी एक जबरदस्त जादुई ताकत का एहसास होता है। बैक यूनो और एक एस रैंक हंटर स्पार कर रहे होते हैं। चेयरमैन को जिन्वू को आमंत्रित करता है कि वो इस अद्भुत लड़ाई को देखे। बैक यूनो अपने पंजे और दांत बाहर निकालकर पूरी ताकत से लड़ रहा है, पर अपने साथी मांडोकुक को चोट नहीं पहुंचा है, इसलिए खुद को रोक रहा है। जापान के 10 एस रैंक हंटर जिम में प्रवेश करते हैं। जिन्वू पर नजरें टिक जाती, ये मेज है या असैसिन, किसी को समझ नहीं आता। गोतो रियोजी, जापान का लीडर, एक बड़ा स्पारिंग मैच प्रस्तावित करता है, कोरिया बनाम जापान। बैक यूनो उत्साहित होकर कहता है, चलो फ्री फॉर ऑल करते हैं। जैसे ही लड़ाई शुरू होती है, ताकत, रफ्तार और जादू एक दूसरे से टकराते हैं। कुमामोटो भागने लगता है, चाइन दौड़ती है बैक की मदद को। कामामोटो का अचानक हमला आता है, लेकिन जिन्वू बीच में कूदकर उसकी किक रोक लेता है। जिन्वू बिना झिझक कुमामोटो का हाथ पकड़ लेता है। गोटो को हैरानी होती, ये मेज है। जिन्वू हर बार को चकमा देता है, मुस्कुराता है, ये मजा आ रहा है। आखिर में दोनों पूरी ताकत लगाने के तैयार होते हैं, लेकिन तभी हंटर्स बीच में आ जाते हैं, लड़ाई रुकती है। माँ और बेक जिन्वू को बधाई देते हैं। फिर किसी को नहीं पता था, लड़ाई के दौरान जिन्वू ने अपने सोल्जर्स को सभी हंटर्स की साइडोज में भेज दिया था, उन्हें चुपचाप निगरानी करने। जब जिन्वू से पूछा गया कि वो जेजू रेड पर शामिल होगा, वो कुछ पल सोचता है और इनकार कर देता है। चाहे नोटिस करती है कि रेड लिस्ट में जिन्वू का नाम नहीं है, लेकिन जो चोइंगिन आत्मविश्वास से कहता है, हमारे पास 15 एस रैंक हंटर हैं, हमें और किसी की जरूरत नहीं। और वहीं जिन्वू अपने घर लौटता है, जहां उसकी माँ ने उसके लिए गर्म खाना बनाया होता है। वो देखता है और उसके एक सुकून भरी मुस्कान उसके चेहरे पर आती है। जब जिन्वू माँ के हाथ का बना खाना खाता है, उसके मन में बस एक ही बात चल रही होती है, मैं माँ के साथ रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं जेजू आइलैंड नहीं जा रहा। उसकी माँ की चमत्कारी रिकवरी उसके लिए सब कुछ है। वहीं जेजू आइलैंड में एक भयानक शांति छाई हुई है। आयंट क्वीन अपने घुंघराली लार्वों को एक दूसरे को खाते हुए देखती है। उसके जहन में एक विचार आता, जल्दी ही जगह और खुराक दोनों कम पड़ जाएंगे। और तभी एक अजीबोगरीब ह्यूमनाइड एंट, एक विकसित प्राणी, अंडे से जन्म लेता है। आंट क्वीन के मन में एक आशंका जागती है, क्या ये मेरा अगला लीडर बन सकता है? जेजू आइलैंड रेड की खबर पूरे देश में छाई हुई है। हर जगह हंटर इस मिशन में मदद का सोच रहे हैं। एस रैंक से रिटायर हुए हीलर मिन ब्योंग यू छुप कर सब कुछ देख रहा होता है। वही ई रैंक हंटर हान स्योंग भी कोरिया की रक्षा सेना का हिस्सा बनने की तमन्ना जताती है। एक तरफ जूही जीवू का पुराना दोस्त सोंगचियुल से मिल रही होती है, दूसरी तरफ समुंदर में शिप्स जेजू आइलैंड के चारों तरफ घेरा बना लेते हैं। हर शिप पर हंटर्स तैयार खड़े हैं, किसी भी एंट को मेनलैंड तक पहुंचने से रोकने के लिए। एक शिप पर माँ अपने वाइस गिल्ड मास्टर से विदा ले रहा होता है, दूसरी तरफ ली मिन सुंग पापराजी के लिए पोज दे रहा होता है। कैप्टन सन की हुन, पार्क हेजिन, सॉन्ग और जूही सब रेडी होते हैं। और तभी सबसे बड़ा सरप्राइज, मिन ब्योंग यू भी इस मिशन में शामिल हो जाता है। पूरा कोरिया का हंटर एक टीम बनाकर जेजू के रावण को मिटाने जा रहा है। जापान से एस रैंक हंटर्स पहले से ही पोजीशन में होते हैं। वो अपने मैजिक पावर का इस्तेमाल करके एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करते हैं। आंट्स उनकी तरफ भागते हैं, लेकिन कुछ कोरिया की टीम पर भी हमला करते हैं। चोई तुरंत रिएक्ट करता है और हेलीकॉप्टर सेफली लैंड कर जाता है। और उनके पास सिर्फ एक घंटा है क्वीन एंट को ढूंढने के लिए। जिन्हों अपनी रोज की ट्रेनिंग करता है, उसके जहन में मिशन की सोच तो आती है, लेकिन उसे लगता है एस रैंक हंटर इस बार संभाल लेंगे। आर्ट्स के घोंसले में हंटर्स एक एग चैम्बर ढूंढते हैं, और वहां दिखता है एक विशाल अंडा। ब्योंगयू का चेहरा पहली बार सच में डर से भर जाता है। तभी एक जापानीज हंटर पर एक ऑन्ट जोर से वार करती है। वो हीलर सिमिजू को बुलाता है। वो हंसकर उठती है, लेकिन अगले ही पल उसका सिर गायब हो जाता है। एक सेकंड में सब हंटर्स जम जाते हैं। ग्लोइंग रेड आंखों ने उन्हें निशाना बना लिया है। जेजू आइलैंड के अंदर एक मिस्टीरियस इवॉल्व ब्लैक एंट, एक ऐसा जिसका स्पीड 2 एस रैंक हंटर तक नहीं समझ पाते, एक पल में दोनों का सर जमीन पर। इस बीच कोरियन एस रैंक हंटर बैक यूनहो, मा डोंगवुक, चाहिन लिम और चो जोंगिन एक के बाद एक एस रैंक
के बराबर आर्ट्स को मारते हैं। हीलर ब्योंग्यू उनका सपोर्ट करता है। बैक अपनी एनहेंस्ड विजन से क्यून आंट को सबसे अंदर के चेंबर में देख लेता है। सब मिलकर उस चैम्बर की तरफ बढ़ते हैं। ऊपर दो और जापानीज एस रैंक हंटर अपने साथियों को ढूंढते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। क्वींस के आसपास हजारों रॉयल गार्ड आंट्स होते हैं। माँ अपने डिफेंसिव फॉर्म में एक्टिवेट कर लेता है, 2 गुना बड़ा हो जाता है। चोई अपने फायर मैजिक से सब कुछ जला देता है। बैक अपना असली रूप दिखाता है, आधा मानव आधा बाघ, जिसकी आंखों में बिजली चमकती है। वो अपने पंजों से एंट्स को चीर देता है। कैमरामैन सब कुछ लाइव दिखाता है। सारा देश ये युद्ध देख रहा होता है। लिम अपने मैजिक एरो से आसमान से वार करता है। सब एसरेक हंटर मिलकर परफेक्ट तालमेल से एंड सेना का सफाया करते हैं। आखिर में बची होती है सिर्फ क्वीन। वो माँ और बैक पर जहरीला गैस छोड़ती है उनकी त्वचा जलाने के लिए, लेकिन ब्योंग्यू तुरंत उन्हें हील करता है और फिर होता है अंतिम हमला। एरो, फ्लेम्स, क्लॉस, स्वॉर्ड सब क्वीन पर टूट पड़ते हैं। चा अपना अंतिम वार करती है और क्वीन का सर जमीन पर। देश में खुशी की लहर दौड़ जाती है, लेकिन खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं। क्वीन की चीख से सारे आंट्स वापस लेयर की तरफ लौट रहे होते हैं और हंटर्स अभी भी अंदर है। चोई को महसूस होता है कि उसका मैजिकल शील्ड टूट रहा है। झुंड करीब आ रहा है। तभी एक और प्राणी वहां पहुंचता है, इवॉल्व्ड ब्लैक ह्यूमनाइड एंट। सब एस रैंक हंटर उसके पावर को महसूस करते हैं। चा घुटनों पर गिर जाती है, उसकी बदबू से बेहोश होने के करीब, और फिर एक ही पल में चा को जोर से वार लगता है। माँ के दोनों हाथ कट जाते हैं और बैक और चोई के छाती पर गहरी चोट पड़ती है। जब वो लिम को मारने ही वाला होता है, माँ बीच में आ जाता है। इस बार उसके हाथ वापस आ गए होते। ब्योंग्यू कामफ्लाज का यूज करके छुपकर सबको हील कर रहा होता है, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं था। ब्लैक एंट ने माँ को जमीन पर पटक दिया। उसके बाद उसकी नजर सीधा ब्योंग्यू पर पड़ती है और इनविजिबिलिटी होने के बावजूद उसका बचाव देख लेती है। एक पल में उसका हाथ ब्योंग्यू के सीने को चीर कर निकल जाता है। अपनी आखिरी सांस लेते हुए ब्योंग्यू सिर्फ कहता है, बे भाग जा। लेकिन भागने का वक्त ही कहाँ था। ब्लैक एंट बैग को गले से पकड़ता है और तभी एक ऐसा पल आता है जिससे हर हंटर का दिल कांप जाता है। वो बोलता है, तुम लोग बहुत कमजोर हो। मैं तुम्हारे राजा से मिलना चाहता हूँ, उससे जो मेरी क्वीन की मौत का जिम्मेदार है। और एक पल में वो लेयर से बाहर निकल जाता है। उसकी तलाश थी जापानीज गिल्ड के एस रैंक लीडर ग्योटो रियूजी की। बाहर गोटो और उसकी टीम अपने टीममेट्स की डेड बॉडी ढूंढ निकालते हैं। तभी रेडियो से आता है एक कमांड, चेयरमैन मात्सुमोटो का हुक्म, कोरिया हंटर्स को छोड़ दो, उनकी मौत होने दो। हम बाद में दूसरा टीम भेजकर जेजू रेड का पूरा क्रेडिट ले लेंगे। कोरिया की मिलिट्री स्ट्रेंथ एक ही बार में कमजोर हो जाएगी। लेकिन ब्लैक एंड के अपने प्लान्स होते हैं। जैसे ही वो ryuji गोटो के सामने आता है, गोटो मुश्किल से उसका पहला अटैक रोक पाता है। ब्लैक एंट पूछता है, क्या तुम ही हो इंसानों के राजा? गोटो मुस्कुराता है, हाँ, और तुरंत अंधेरा छा जाता है। गोटो की तलवार टुकड़ों में टूट जाती है, लेकिन लेयर के अंदर कोरियन हंटर मुश्किल से खड़े हैं। चा बेहोश पड़ी है, बैक सब जख्मी है और कमजोर। तभी कुछ साए उनके नीचे से उठते हैं। जिनू की शैडो आर्मी आ गई है। टस्क, आयरन, एग्रिस, टैंक सब आंट स्वार्म के सामने दीवार बन जाते हैं। दूर एक पहाड़ी पर खड़ा होता है जिनवो। उसकी आंखों में चमक होती है और सिर्फ एक शब्द बोलता है, एक्सचेंज। हंटर्स हैरान होते हैं, ये सोल्जर्स आए कहाँ से? जिनवू की आर्मी आंट्स का कत्लेआम शुरू कर देती है। जिनवू बैकियोनो से कहता है, मैं बाद में सब कुछ समझाऊंगा। वो पोषण समन करके उन जख्म भरना शुरू करता है, लेकिन जब वो चाहेन को पोषण देता है, सिस्टम मैसेज आता है, हेल्थ टू लो, इफेक्ट फेल्ड। जिनवू समझ जाता है अभी तुरंत मेडिकल हेल्प जरूरी है। एसोसिएशन में सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में लगे हैं, लेकिन जापान के हंटर्स अभी भी कांटेक्ट में नहीं है। चेयरमैन गो फ्रस्ट्रेशन में कुर्सी पर गिर जाते हैं। काश मैं मेरी बॉडी जवान होती तो मैं खुद जेजू जाता। जापान में चेयरमैन मात्सुमोटो गुस्सों से कांप रहे होते हैं। ryuji गोटो मर गया, वो भी एक कीड़े से। जिनवू की आर्मी टनल क्लियर करती है ताकि हंटर बाहर निकल सके, लेकिन स्पीड बहुत कम है। तब जिन्हू उन सबसे कहता है, जो अब देखोगे वो कभी किसी को बताना मत। और तभी एक भयंकर आभा जिन्हू को महसूस होती है। टनल के सामने से ब्लैक एंड फिर से निकलता है। बैक यूनो हो उसे देखता है और उसका चेहरा एक पल में समझ जाता है, गोटो जिंदा नहीं है। ब्लैक आंट कहता है, राजा बाहर नहीं था, क्या कोई यहाँ अंदर है? जिन्हू एक कदम आगे बढ़ाता है। वो क्रीचर उससे देखता है, क्या तुम हो इंसानों के राजा? जिन्हू एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, बात करने वाले कीड़े भी होते हैं। और उसी वक्त कैमरा वापस ऑन हो जाता है। पूरा कोरिया ये सीन लाइव देख रहा होता है। उसकी बहन जिना और जिन्हू के सब पुराने दोस्त उसे टीवी पर देखकर शॉक हो जाते हैं। जिन्हू और ब्लैक एंट एक दूसरे को ताक रहे होते। एक भयंकर तनाव टकराव होने वाला होता है और तभी ब्लैक एंट एक तीखा पंच
जिन्वू के मुंह पर मार देता है। सब हंटर एक पल के लिए सांस रोक लेते हैं, क्या ये एंट जिन्वू को मार देगा? लेकिन जिन्वू हिलता तक नहीं और अगले पर एक जबरदस्त अपरकट लगाता है ब्लैक एंट को। मा डोंगयुक शौक में कहता है, ये सच में मेज है। आग, जादू और खून की भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। जमीन कांप जाती है। जिन्वू और ब्लैक एंट एक दूसरे पर तूफान की तरह वार करते हैं। एक पंच से ब्लैक एंट पीछे जाता है लेकिन तुरंत जवाब देता है। अपनी जहरीली जीभ से जिन्वू का चेहरा को चीर देता है। जिन्वू एक घुटने पर आ जाता है। ब्लैक एंड सोचता है वो पैरालिसिस में है और फिर वो अपना अंतिम वार करता है, पर उसी समय जिन्हू उसकी बाजू पकड़ लेता है और उसे जोर से गुफा की दीवारों पर पटक देता है। जहर का असर अब उस पर नहीं हो रहा था। उसकी रेजिस्टेंस स्किल ने काम कर दिया था। जिन्हू अब पूरी तरह ठीक हो चुका था, लेकिन वह महसूस करता है कि समय बहुत कम है। उसे चाहे इन को जल्द से जल्द सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना होगा। लेकिन तभी ब्लैक एंड एक और इवोल्यूशन से गुजरती है और पहले से भी ज्यादा खतरनाक रूप में बदल जाती है। असली लड़ाई अब शुरू होती है। जिन्हू अपने खंजर निकालता है और दोनों के बीच जमीन कांपने वाली टक्कर हो जाती है। लाल और नीली लाइट की चमक के बीच दोनों इतनी तेजी से टकरा रहे हैं कि उनकी आंखें उनका पीछा नहीं कर पा रही। गुफा की दीवारें टूट रही थी लेकिन दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हट रहा था। ब्लैक एंड के पंजे जिन्हू की आंखों तक पहुंचते ही थे कि वो अपनी म्यूटिलेशन स्किल एक्टिवेट करता है और एक झटके में ब्लैक एंड के टुकड़ों में काट देता है। लेकिन ब्लैक एंड फिर से खुद को रीजेनरेट कर लेती है और भागने की कोशिश करती है। जिन्हू ऐसा होने नहीं देता। वह अपनी आर्मी को आदेश देता है कि वह बाकी सारी आंट का सफाया कर दे। ब्लैक एंट दोबारा भागने की कोशिश करती है लेकिन इस बार जिन्हू की खंजरों की बरसात उसे हमेशा के लिए खत्म कर देती है। ब्लैक एंट मर चुकी थी। बाकी जादुई एंट डर के मारे भागने लगती हैं, पर खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। चाहेन की हालत लगातार बिगड़ रही थी। जिन्हू आखिरी कोशिश करता है और एलिक्सर ऑफ लाइफ नाम की कीमती मेडिसिन उसे देता है, लेकिन वह भी बेअसर हो जाती है। जिन्हू की आंखों में अब डर है। वह गुफा में इधर उधर कोई समाधान खोज रहा है। वह कैमरामैन से कहता है, लाइव ब्रॉडकास्ट बंद कर दो। उधर जिन्हू का एक शैडो धीरे से मृत हीलर मिन ब्योंग यू की लाश को चाहीन के पास रख देता है। बैक मिन का करीबी दोस्त जिन्हू से जवाब मांगता है लेकिन वक्त नहीं था। जिन्हू सभी को हैरान करते हुए मिन की शैडो निकालता है। बाहर जापान के बचे हुए एस रैंक हंटर अपने सिप पर पहुंचते और खबर मिलती है ब्लैक एंट मर चुकी है। मिन अब चा की तरफ देखता है। जिन्हू बताता है उसने हीलर की आवाज सुनी, जैसे वो कह रहा हो मेरी शक्ति का इस्तेमाल करो। जिन्हू कहता है वो बहुत अच्छा इंसान रहा होगा, मैंने आदेश नहीं दिया, फिर भी उसकी शैडो मदद करने आई। मिन की शैडो चाय पर अपनी शक्ति डालती है और उसके घाव गायब हो जाते हैं। बैग जिन्हू से विनती करता है कि वह मिन को आजाद कर दे क्योंकि उसने हमेशा लड़ाई से नफरत की थी। जिन्हू तुरंत मान जाता है। मिन मुस्कुराता है और उसकी शैडो गायब हो जाती है। इसी बीच समंदर में जापानी हंटर आंट का हमला शुरू हो जाता है। बैग और बाकी हंटर जैसे तैसे हेलीकॉप्टर में सवार होते हैं, लेकिन हवा में उड़ती पागल एंट अब भी खतरा बनी हुई हैं। जिन्हू गुफा में रुकता है, वह सभी अंडों और जादुई चींटियों को खत्म कर देता है। हर अंडा उसे अनुभव दे रहा होता है। जब वह लेवल 100 पर पहुंचता है, वह ब्लैक एंट की शैडो निकालने की कोशिश करता है। सफलता मिलती है, लेकिन जैसे ही उसकी शैडो निकलती है, एक रहस्यमय काली ऊर्जा जिन्हू को घेर लेती है और फिर वह शैडो बोलती है। अब तक कोई भी शैडो नहीं बोली थी। वह जिन्हू से एक नाम मांगती है। जिन्हू उसे नाम देता है बेरू। बाहर निकलकर बेरू रिपोर्ट देता है अभी 4000 आंट जिंदा है। जिन्हू उसे आदेश देता है उनका सफाया करो। बेरू गजब की तेजी से एंट को काटता है। वह सॉन्ग को भी बचाता है। उधर हेलीकॉप्टर में बैठे लिम दाऊ और चो जेंग इन भी हवा में लड़ाई कर रहे हैं, पर हारते नजर आ रहे हैं। तभी एक ऊर्जा की लहर आंट को चीर देती है। जिन्हू अपने शैडो ड्रैगन काइसल पर सवार होकर हवा में आता है। मेनलैंड अब सुरक्षित था। जितनी तबाही हो सकती थी उसे रोक दिया गया। रेड सफल रहा। कहीं समुद्र में एक और देश के जहाज किसी भी बची हुई आंट को ढूंढ रहे थे। तभी एक पोनीटेल और 2 तलवार वाला रहस्यमय हंटर अकेले ही सारी आंट को खत्म कर देता है। कुछ दिन बाद मिन ब्योंगयू और बाकी हंटरों की याद में एक श्रद्धांजलि सभा रखी जाती है। जिन्हू भी वहां पहुंचता है। मीडिया यह सवाल उठाता है, अगर वह पहले ही आ जाता तो क्या और जानें बच सकती थी? चाहे इन जो अब ठीक हो चुकी है भी सभा में आती है। चेयरमैन गो जिन्हू से उसके भविष्य के प्लान पूछते हैं। जिन्हू बताता है वह अब अपनी खुद की गिल्ड शुरू करने की सोच रहा है। इसी दौरान जेजू आइलैंड पर कुछ हंटर गुफा में बचे हुई जादुई जीवों को ढूंढ रहे हैं। तभी एक विशाल अजीब भाषा बोलने वाला इंसान वहां प्रकट होता है। हंटर चिल्लाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। एक नीली स्किन और चमकती आंखों वाला दूसरा व्यक्ति बाहर आता है और कहता है मैंने इन्हें सुला दिया है। ये दोनों रहस्यमयी लोग बात करते हैं कि कोई शक्तिशाली व्यक्ति यहाँ इंसानों की मदद कर रहा है, लेकिन शिकार जारी रहेगा। दोनों अलग अलग पोर्टल से चले जाते हैं किसी अंधेरे कोने में।
कोई और भी यह सब देख रहा होता है। संग इल ह्वान, जिनवू के पिता, उधर मेनलैंड पर दुनिया का सबसे ताकतवर एस रैंक हंटर ट्रैफिक में गाड़ी चला रहा होता है। यू जिन हो और हान सोंग यू से बात कर रहे हैं, नए गिल्ड को लेकर बहुत एक्साइटेड है। तभी जिनवू का फोन दोबारा बजता है। चेयरमैन गो का कॉल है। एक बी रैंक गेट खुला चुका है हाईवे पर। जिनवू बिना एक पल गवाए उस गेट में घुस जाता है अकेले। गेट लाल हो जाता है और उसके पीछे उसकी पूरी शैडो आर्मी निकलती है। जिनवू अपनी टाई ढीली करता है और मुस्कुराता है। अब अगला टारगेट। तो ये थी सीजन 2 की पूरी एक्सप्लेनेशन। अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करिए। धन्यवाद।